धरती तुझे कुछ और भी दूं। वक्त है मंच पर ऐसी नेत्री को बुलाने का जो इन्हीं पंक्तियों पर चलती हुई यहां तक पहुंची हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा चुकी हैं। श्री राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे ऊर्जावान नारे दे चुकी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा कर चुकी एक डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच हैं उमा भारती जी, फायर ब्रांड नेता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इस सेशन को अटेंड करेंगे अमीश देवगन जी। आप दोनों से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें और इस सेशन की शुरुआत करें। और तालियों के साथ अभिनंदन करिए उमा भारती जी का। उमा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, कैसे हालचाल हैं आपके? जी जी जी, अच्छे हैं। क्या आपको देख के जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, तो वो समझ लेते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जी। उमा जी, साल 2024 रामलला का मंदिर भव्य बनके तैयार हो गया। वो मंदिर जिसके लिए आपने भी कार सेवा करी, उसके लिए आंदोलन करें, तो साल 2024 आपके लिए वाकई बहुत अहम साल था। साल 2024 बहुत सारे कारणों से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। एक तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बात थी कि नरेंद्र मोदी जी ने फिर से सरकार बनाई, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। और राम मंदिर के भव्य निर्माण को हम सब ने अपनी आंखों से देखा और उसका उद्घाटन एक प्रधानमंत्री ने किया और पूरे श्रद्धा भाव से किया। नहीं तो हमने ऐसे प्रधानमंत्रियों को भी सुना है और देखा है जो ये कहते थे कि आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं तो दुर्घटना से हिंदू बना हूं, अपनी पसंद से हिंदू नहीं बना हूं। और हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो पूरे गर्व की तरह, एक हिंदू शेर की तरह चलता हुआ आया था राम मंदिर के लिए। जी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सीटें नहीं बढ़ी, वो कम हो गई लोकसभा के अंदर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया अमीश। जिनने बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं उनकी राम भक्ति में कमी नहीं है। जी, ये भ्रम हमको ठीक करना पड़ेगा कि राम भक्ति और बीजेपी की भक्ति एक चीज नहीं है। जो राम भक्त हैं वो जरूरी नहीं कि बीजेपी को वोट देते हों, इसको हमें समझ के चलना पड़ेगा। ये जो राम भक्ति है ना, उस पर कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का, राम भक्ति सबकी है। तो इसलिए हो सकता है कि कई पहलुओं को अनदेखी हुई हो बीजेपी से, जिसके कारण उन लोगों ने बीजेपी को वोट ना दिया हो। लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो राम विरोधी हैं, ये तो उनका अपमान है फिर उनके लिए ऐसा कहना। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां बहुत बड़ी जीत मिली आपकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, देवेंद्र फडणवीस सीएम है वहां के। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत मिल गई। सारे आकलन कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी, चुनाव जीतेगी नहीं। राहुल गांधी तो जलेबी लेकर तैयार खड़े थे, लेकिन जलेबी तो बीजेपी के घर पहुंची। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर जी, वो बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे। और अभी भी जो नायब सिंह बने हैं, उनकी जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब मुख्यमंत्रियों को बहुत सरल और विनम्र होना पड़ेगा और उनकी ग्राह्यता पब्लिक में ज्यादा हो, पब्लिसिटी भले ही उनकी कम हो। ये बात खट्टर साहब की थी और ये बात नायब सिंह सैनी की भी है। और इसलिए, और ऊपर से मोदी जी का नाम, और ये सब मिलाकर के जो स्थितियां बनी, उसमें हम महाराष्ट्र में जीत के तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। शिवसेना का जो पतन हुआ और शिवसेना ने जिस प्रकार से शीर्षासन किया अपनी ही विचारधारा में, और शिवसेना का जो एक बेहतर हिस्सा था वो हमारी सबसे बड़ी चीज थी कि शिवसेना में सोशल इंजीनियरिंग हुई और परिवारवाद से मुक्ति मिली। शिवसेना को एक तो परिवारवाद से मुक्ति मिली, दूसरे एक सोशल इंजीनियरिंग, एक बहुत ही गरीब अति पिछड़े परिवार का एक लड़का हमने मुख्यमंत्री बनाया था पिछले समय पर। और ये सब चीजों के कारण वहां शिवसेना खत्म हो गई, तो मैदान साफ था फिर, और तय था कि बीजेपी की प्रचंड जीत होनी है, वो हुई। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे, उन्होंने, आपने जैसे बोला, उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ शीर्षासन कर लिया, क्या आपको लगता है कि वही उनके पतन का कारण बना, पॉलिटिकल पतन? नहीं, उनकी कार्य प्रणाली भी, जो शासन की प्रणाली थी, उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो उनकी अपनी बातों के, जैसे पालघर की घटना थी, जो बताता था कि लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है।
इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बातें वहाँ ऐसी हो गई थी जो लगता था कि ठाकरे साहब की पकड़ नहीं है शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, और ये सब कारणों से जो चीज कभी खत्म नहीं हो पाई, शिवसेना के प्रति लोगों का आकर्षण, वो उद्धव ठाकरे की करतूतों से खत्म हो गया। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत हुई, इसके पीछे ये जो एक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोंगे तो कटोंगे, और प्रधानमंत्री ने नारा दिया, एक हो तो सेफ हो, तो क्या आपको लगता है उन नारों के कोई कुछ बड़ा रोल था, और क्या ये नारे, इन पर आपका विचार क्या है? बटते क्यों हैं इसका भी निदान करना पड़ेगा, तो नहीं बटेंगे। एक तो सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, समृद्धि में सबकी बराबर की भागीदारी बहुत जरूरी है। पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब वर्गों की। यही कारण है कि हिंदू बट जाता है। नहीं तो जो मुलायम सिंह जी की पार्टी को वोट देते हैं, या लालू यादव की पार्टी को वोट देते हैं, या ममता बनर्जी को वोट देते हैं, वो हिंदुत्व विरोधी लगते होंगे, लेकिन वो उनकी फोटो उनके घर में राम की फोटो होगी, कृष्ण की फोटो होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बस अंतर यह है कि वो हमें वोट नहीं देते, हमारे साथ काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्योंकि उनको हमारे यहाँ जगह नहीं मिलती, लेकिन उनको हमारे यहाँ जगह नहीं मिलती। अगर हमारी पार्टी भी उनको सत्ता में, शासन में, प्रशासन में बराबर की भागीदारी देगी तो ना बटेंगे। इसलिए हमको नारा अब ये तय करना पड़ेगा कि हम बांटेंगे नहीं, हम ठीक से बांटेंगे तो बटेंगे नहीं, ठीक से बांटना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सभ्य समाज में एक सवाल है मेरे मन में, और जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी जाए, बटेंगे और कटेंगे का नारा, क्या आपको लगता है इस पे विपक्ष कहता है कि देखिए ये कितना नफरत भरा नारा है, मतलब इसमें नफरत कूट कूट के भरी है, और राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ही स्प्रेडिंग लव एंड बीजेपी इज स्प्रेडिंग व्हाट? नहीं, ये जो कटेगे शब्द है, इसमें जो हिंसा दिखाई दे रही है वो किनको दिखाई दे रही है? जिनने अपने हाथों से मारा है, हजारों सिखों को भून डाला। किसने भून डाला? कौन लोग थे जिन्होंने हत्याएं करवाई थी? भारत का विभाजन किसने करवाया है जी। तो इसलिए ये इस नारे को हिंसक भाव से देखना, जो बात योगी जी ने कही होगी, जो बात मोदी जी ने जिसका समर्थन किया, उसका मतलब है कि आप जातिगत आधारों पर मत बटिए, बल्कि राष्ट्रीय भावना से देश के लिए वोट दीजिए। उनके कहने का मतलब ये है, इनको कटने में गला कटना दिखाई दिया, क्योंकि कांग्रेस ने काटने का ही काम किया, मारने का काम किया, दंगे करवाने का काम किया। आपको याद होगा, आप तब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी, तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था, मतलब सपा और बसपा का नारा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन अब वो दौर बदल गया है, अब सबको सियासत में हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी दिखना है। चाहे कोई भी नेता हो, वो मंदिर भी जाता है, धर्म की बात भी करता है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि असली हिंदू वाले हम हैं, ये सब फर्जी हैं। नहीं, ऐसा मैंने बीजेपी वालों के मुंह से कभी नहीं सुना कि हम असली हैं, बाकी के फर्जी हैं। हमने भी नहीं ऐसा चुनावी हिंदू। हाँ, ये तो सही है ना कि आपने भी बोला कई बार ये सब चुनावी हिंदू। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम लोग, आपको मैं एक बात बताऊं, और लेकिन आपको बात धैर्य से सुननी पड़ेगी, क्योंकि सवाल आपका छोटा होता है लेकिन जवाब छोटा हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताती हूँ, अयोध्या के मुद्दे पर हम चुनाव हार गए। कौन सा? 93 का हम दिसंबर में हुआ था। हम उत्तर प्रदेश में ही हार गए 6 दिसंबर की घटना के बाद। मध्य प्रदेश हार गए, जहां हमारी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से गिराई गई थी जी। लेकिन हमारे एजेंडा में, चुनाव के एजेंडा में, जब हमने चुनाव लड़ा है 96 का लोकसभा का, तो राम मंदिर था। हमारे 98 के एजेंडा में भी राम मंदिर था। हमने अपनी आस्था को वोट से नहीं जोड़ा, हमने अपनी आस्था को अपने प्राणों से जोड़ा, अपने अस्तित्व से जोड़ा, वोट से नहीं जोड़ा। ये अंतर है हम में और अन्य लोगों में। हम ये बात कह रहे हैं कि हमने उसके बाद में भी ये नहीं कहा कि अयोध्या जो है वो किसी काम का नहीं रहा, इसको एजेंडा में मत रखो। नहीं, अयोध्या हमारे एजेंडा में रही, चाहे वोट मिले या ना मिले, हमने उसको वोट से नहीं जोड़ा। जी, मेरा अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज के दौर के अंदर जो राजनीति है उसमें एक बदलाव आ गया है, उसमें एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उसमें एक चुनावी मैनेजमेंट है, और बीजेपी इसकी महारथी बन गई है? कभी आपने सोचा था कि बीजेपी एक चुनाव मशीनरी यूनिट की तरह बन जाएगी? क्योंकि चुनाव तो आपने भी बहुत लड़वाए। उसका कारण ये था कि जब दुनिया हाईटेक होने लगी तो हम सरकार में आ रहे थे, आते जा रहे थे, तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज हम ले गए। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, इन चीजों के जानकार ज्यादा थे, तो उसके कारण हमारी बातें सब सही थी, लेकिन हम अपनी बातों का प्रसारण बहुत तेजी से कर सके। नहीं तो पहले तो हमारी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी होती थी। तो एक्चुअली अब मैं आपको बताऊं,
अब आज के जमाने का जो युग धर्म है टेक्नोलॉजी, उसकी समझ इतनी बीजेपी को है, इसमें कांग्रेस हमसे बहुत पीछे छूट गई है, चाहे भले ही बहुत मॉडर्न लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो। जी, पर राहुल गांधी देखिए, उनकी लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उन्होंने मतलब अपनी सीटें 99 तक कर ली हैं। राहुल गांधी अब आपको पॉलिटिकली मैच्योर लगने लगे हैं, आपको लगता है ऐसा? आप तो राहुल गांधी को काफी समय से देख रही हैं। वह विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, मैं उनको कभी इमेच्योर नहीं कह सकती, उनका कभी अनादर नहीं करूंगी। मैं आलोचना कर सकती हूँ, लेकिन मैं ना तो उनकी हंसी उड़ा सकती हूँ और ना उनको नीचा दिखा सकती हूँ। फिर भी आपका मैं उनकी आलोचना कर सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा नहीं। अभी संसद के अंदर जो कुछ हुआ, उन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दे दिया, 2 आईसीयू में भर्ती हुए, क्या कहना चाहती हैं आप इस सब के बारे में? चूंकि जांच चल रही है, मैं वहां पर मौजूद नहीं थी और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, हमने पार्लियामेंट में बहुत लड़ाइयां हुई हैं हमारी। अयोध्या आंदोलन के समय पे तो पार्लियामेंट में जो हम आमने सामने बिल्कुल विचारधारा की दृष्टि से हम खड़े हो जाते थे, लेकिन अब की बार का जो सीन था पार्लियामेंट का, वो बहुत खराब था और उसके बारे में बाहर जो चर्चा हुई, हमारे यहाँ पे आमतौर पर पार्लियामेंट के बिहेवियर की चर्चा बाहर नहीं होती है। जो कुछ हुआ वो निंदनीय है और मैं बिल्कुल इसके बारे में एक भी शब्द किसी के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को ये जरूर कहूंगी कि विपक्ष की नेता होने की ट्रेनिंग लीजिए, विपक्ष का नेता कैसे हुआ जाता है। अटल जी भी विपक्ष के नेता थे ना, लेकिन जब भी नरसिंह राव जी की सरकार के सामने कोई चुनौती आती थी तो अटल जी उनके साथ हो जाते थे। आपको याद है जब कश्मीर के विषय को लेकर के पाकिस्तान प्रस्ताव ला रहा था जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, तो नरसिंह राव जी ने किसको भेजा था डेलीगेशन का हेड बना के? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि भारत का पक्ष यही ठीक से रख पाएंगे, हम लोग भी उतने अच्छे ढंग से नहीं रख पाएंगे। इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान और भारत की वॉर को जीत गई थी तो अटल जी ने दुर्गा कह करके उनकी प्रशंसा की थी। तो ये थोड़ा सा राहुल गांधी जी को सीखना पड़ेगा कि विपक्ष के नेता को भी सकारात्मक दृष्टि से कई बार सत्ता का साथ देना चाहिए। जी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस के बारे पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी को मिली, एमपी कांग्रेस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, अब तो जो कुछ बचा है वो भी धीरे धीरे इसी इंतजार में है कि हमें एंट्री मिल जाए। एंट्री नहीं मिल रही उन लोगों को, नहीं तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस से कब खत्म। कह रहे हैं उन्हें बीजेपी में एंट्री नहीं मिल रही? हाँ। कौन कौन आना चाहता है? मैं क्यों बताऊं? उन्होंने खत्म कर लिया अपने आप को, आत्मघाती कदम उठाए। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बर्ताव हुआ था, उसके बाद वही उनका भविष्य था। नौजवानों का सबसे लोकप्रिय नेता था और वो एक अपकमिंग लीडर था स्टेट का, और वो सब इस बात के शिकार हो गए कि राहुल गांधी किसी भी नौजवान नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, चाहे सचिन पायलट थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्चुअली नेचुरली हमारे हैं, सिंधिया हमारे हैं, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के कारण, फिर वसुंधरा जी के कारण। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यहाँ पे आए तो बिल्कुल ऐसे आए जैसे कोई नदी से दूर गई लहर वापस नदी में आ गई, ऐसे आ गए थे। जी जी, मेरा अगला प्रश्न है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्ता क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे जो संगठन मंत्री हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो व्यक्ति शाखा में जाता है उसके अंदर ही ऐसे संस्कार दे देता है कि वो संस्कार फिर परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि आपकी स्किन का कलर है, वो परिवर्तित नहीं होगा फिर। इसी तरह से वो रोज रोज हमें कुछ बोलते हो या घुट्टी पिलाते हो, ऐसा नहीं है। एक बार हमारे अंदर वो संस्कार इतने परिपूर्ण कर देते हैं कि जीवन भर हम उसी पर चलते हैं। अच्छा, आपकी तो संघ में भी बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी बात होती है, क्या आप संघ और भाजपा के रिश्ते ठीक है? बड़े सारे सवाल इस पे उठते रहते हैं, गाये बगाए, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। क्या आपने क्या बोला? मैंने बोला कि गाये बगाए सवाल उठते रहते हैं कि संघ और भाजपा के रिश्तों को लेकर सवाल उठते रहते हैं, रिश्ते ठीक है संघ और भारतीय जनता पार्टी के? ये तो समुद्र में उठी हुई लहरें हैं, वो वापस समुद्र में ही जाती हैं। एक संघ का जो सोच है, राष्ट्रवादी सोच, मैं संघ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संघ की विचारधारा की बात कर रही हूँ, वो समुद्र है। और बीजेपी जैसी पार्टियां उसमें उठती हुई लहरें हैं, जी वापस उसमें जाएंगी। मेरा अगला सवाल है कि अयोध्या की बात हो गई, अब काशी और मथुरा की बात हो रही है, आपका विचार क्या है इसके ऊपर? मैं काशी और मथुरा के बारे में मैं ही बोल चुकी हूँ 91 में जब वर्शिप बिल आया था, और आप लोगों ने इसको कोट भी किया था। जब पार्लियामेंट में डिबेट आई इस पे, तो अडवाणी जी हमारे नेता थे सदन में, उन्होंने कहा कि उमा इस डिबेट को ओपन करेगी। आपको पता होगा
परंपरा यह है कि विपक्ष की तरफ से डिबेट ओपन होती है। तो मैंने तो ओपन की थी और मैंने कहा था कि अयोध्या के अलावा आप मथुरा और काशी को भी अयोध्या की तरह अलग कर दीजिए इस विधेयक से, क्योंकि ये तीन हमारे सम्मान के स्थान हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। और अयोध्या, मथुरा और काशी का समाधान अगर निकल गया तो आने वाली पीढ़ियां बहुत सद्भावना के साथ रहेंगी, और अगर मथुरा और काशी का समाधान नहीं निकाला तो ये चुभते रहेंगे, आक्रमणकारियों का अपमान हमें याद आता रहेगा, और ये कभी ना कभी तो समस्याएं खड़ी होंगी और हमें इनके समाधान निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए है, जैसे वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए है, वैसे ही हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं। ये तीनों ही हमको चाहिए, इसलिए आप तीनों का समाधान अभी कर दीजिए, नहीं तो कभी ना कभी ये मामले उठेंगे, ये मैंने कहा था। लेकिन एक सवाल, क्योंकि थोड़ा एमपी से बाहर का सवाल है, वो यूपी का है। 40 साल बाद संभल में एक मंदिर खोला गया, वहां को लेकर बड़ा विवाद हुआ, क्या कहना चाहती है उस विषय पर? वहां के जो स्थानीय कारण थे, फिर उसमें कोर्ट का भी मामला है, इन सब कारणों से ऐसा हुआ। देखिए सच्चाई तो अमीर सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लाम का आक्रमण हुआ पूरी दुनिया पे, तो उनने सबके धर्म स्थान नष्ट कर दिए। ईरान में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, कहाँ नहीं हुआ, सब जगह नष्ट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में कई देशों के तो नाम ही बदल गए, मतलब ये स्थिति बन गई, उनके चिन्ह ही खत्म हो गए, ये स्थिति बन गई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इस्लाम की तलवार ने हार मान ली। औरंगजेब मर गया, लेकिन जनेऊ आज भी लोगों के कंठ पर लटका हुआ है, तिलक आज भी लोगों के माथे पर लगा हुआ है। औरंगजेब कब का मर चुका, उसकी हड्डियां धरती में गड़ी हुई हैं। इसलिए ये तो एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व को वापस प्राप्त कर लेता है। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। उन्होंने संघ प्रमुख ने कहा कि इस तरह जगह जगह मंदिर की खोज बंद होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हर दिन नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़ा क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। आपकी इस पर राय क्या है? हमारे यहाँ पर संघ प्रमुख की बात पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते। संघ प्रमुख की बात पर अगर टिप्पणी होती है तो या तो संघ प्रमुख स्वयं करते हैं या संघ की तरफ से कोई प्रवक्ता बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि मैंने जो आपको पहले ही कहा कि देश के देश का धर्म नष्ट कर दिया गया, धर्म स्थानों को नष्ट कर दिया गया, इसलिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन स्थानों पर हम फोकस कर जाएं। और कुछ चीजें हैं जो संयोगवश सामने आ गई, जैसे संभल सामने आ गया है। आज तो मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे अयोध्या का समाधान शांति और सद्भावना से हो गया, मैं न्यूज 18 के माध्यम से अपील करूंगी मुस्लिम तबके से कि वो मथुरा और काशी स्वयं आगे आकर के हिंदुओं को सौंप दें। और कोर्ट एक ऐसा, कोर्ट में नियम ये है कि अगर कुछ जो डिस्प्यूट ऑफ लैंड होता है उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। अगर आपने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया और आप दोनों पार्टियां कोर्ट में चले गए तो कोर्ट उस सेटलमेंट को मान लेता। मैं चाहती है सेटलमेंट बाहर हो जाए कि मथुरा और काशी भी हिंदुओं को अयोध्या की तरह सौंप दिए जाएं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी कुंभ होने वाला है, आप भी कुंभ जाएंगी तो, लेकिन अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो जमीन हमारी है, उस पर भी दावा ठोक दिया गया है जहां कुंभ हो रहा है। मुझे उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार सुना है। जब 2012 में कुंभ हुआ था तो 13 में, तो उस समय पे ये बात नहीं उठी थी, अब ये बात उठी है। तो आप एक ऐसी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा है कि वहां की 54 बीघा जमीन वक्फ की है जिसपे प्रयाग में कुंभ हो रहा है। तो कुंभ वहां भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना, वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। लेकिन आप ही की सरकार है केंद्र में, वो वक्फ पे ही कैंची चलाना चाहती है, वक्फ बोर्ड पे ही कैंची चलाना चाहती है कि वक्फ क्यों हो। नहीं, कैंची चलाने की बात नहीं आई है। देखिए, पार्लियामेंट में जो प्रस्तुत हुआ है उसका जो स्वरूप है उसको हम इतने शॉर्ट में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कोई कैंची चलाने की बात नहीं आई है, वो बहुत तरीके से प्रस्तुत हुआ है, बहुत सही बात प्रस्तुत हुई है, उसमें सबकी सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा आखिरी 2 सवाल हैं आपसे और वो एक एक लाइन में इसके मैं जवाब चाहूंगा। एक लाइन में नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता। नहीं, ये चलो पूछ के देखो। जी, तो मैं एक लाइन में इसका जवाब चाहूंगा। दिल्ली का चुनाव है, आप अरविंद केजरीवाल को कैसे देखती हैं? सीएम है, पूर्व सीएम है। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न हुए थे और उनने अन्ना हजारे की जो लाइन थी उसको बिल्कुल नहीं पकड़ा, और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ उत्तम कुल पुलस्त के नाती जो कहा जाता था, इतने अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी तुम ऐसे निकले, कहाँ अन्ना के कुल में उत्पन्न होकर ऐसे निकले, मैं यही कह पाऊंगी।
अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से आपको बेहतर नेता कौन दिखाई देता है? मुझे तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करनी नहीं है, मैंने तो क्या कर रखा, मैं उनको टिप्पणी के लायक समझती नहीं दोनों को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा भारती जी के लिए जोरदार तालियां आप मंच पर आई। मेरे लिए कोई तालियों की जरूरत नहीं है। आपने हमें समय दिया और हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद उमा जी। न्यूज 18 की बहुत क्रेडिबिलिटी है, न्यूज 18 की खबरों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और आपकी अधिकतर खबरें भ्रामक और असत्य नहीं होती हैं। मैं आपके चैनल का देशवासियों के तरह बहुत सम्मान करती हूं और अमीश को तो मैं बहुत ही स्नेह रखती हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, आप मंच पर बने रहिएगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 अमीश देवगन जी आपको एक मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। आपका इनसे इतना प्रेम है तो एक ये सम्मान आपके लिए, और इतना अच्छा सेशन रहा, एक जोरदार तालियां तो बनती हैं उमा जी के लिए और हमारे मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 अमीश देवगन जी के लिए। तालियों के साथ